अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप आई होप एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन स्टूडेंट्स, चैनल के स्टैटिस्टिक्स से हमें कुछ बातें पता चलती हैं और वो ये कि आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, पूरी बातों को डिटेल से सुनना है, क्योंकि एक एक चीज़ को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है तभी एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी और आई होप आप इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे। ये जो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ का टॉपिक है ये बेसिकली बेस करता है टेंसाइल टेस्ट पर। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट क्या होता है या ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये टेंसाइल टेस्ट एक स्पेशल किस्म की डिवाइस के ज़रिए से परफॉर्म किया जाता है। ये डिवाइस क्या है? ये डिवाइस एक ख़ास किस्म की बनी हुई होती है मटेरियल से और इस डिवाइस के दो जाज होते हैं। ठीक है, ये एक जॉ है और ये दूसरा जॉ है, तो इसके ये दो जॉज होते हैं। हम इस डिवाइस के अंदर यहाँ पर उस मटेरियल को प्लेस करते हैं जिस मटेरियल की हमने स्ट्रेंथ को चेक करना होता है या जिस पर हमने टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस मटेरियल को इन दो जॉज के दरमियान इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये डिवाइस डिफॉर्मेशन रेट के अंदर रहते हुए खुद इस मटेरियल को खींचती है। ठीक है, एक ख़ास लिमिट तक खींचती है और खींच कर इसकी स्ट्रेंथ को चेक करती है। ठीक है, इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, अब ये जो डिवाइस इस टेंसाइल टेस्ट को परफॉर्म करती है तो इसके रिजल्ट्स हमें किस तरह से मिलते हैं? इसके रिजल्ट्स हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए से या ग्राफ के ज़रिए से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें, जब ये हमारे पास डिवाइस इस मटेरियल पर फोर्स लगाएगी तो इट मीन्स कि ये अप्लाई कर रही है स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रही है तो मेन ये अप्लाई कर रही है स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस के नतीजे में क्या होगा, ये मटेरियल जो यहाँ पर हमने प्लेस किया है इस मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगी, मेन इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और इसकी में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस ग्राफ के ज़रिए से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ का आपने एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझना है और इसको ध्यान से सुनना है। इस साइड पर ग्राफ का ये वाला जो एक्सेस है इस पर हमने लिया हुआ है स्ट्रेस को, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ की इस साइड को हमने रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेन के लिए, और स्ट्रेन को आपको पता है कि हम लोग ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर किस तरह से होता है ये हम लोग चेक करते हैं। अब देखें, ये हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इस स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टार्ट में आप इस मटेरियल पर जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये वाला पॉइंट जहां तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट। ठीक है, या प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा पी के साथ। ये स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है हमें? स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि जब भी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने भी रिलेशन होते हैं उनका जब हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करना होता है, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। लेट्स से मैं स्ट्रेस इतना अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो कितना स्ट्रेस अप्लाई किया, इतना, और इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो यहाँ तक प्रोड्यूस होगा। तो आप दोनों की लेंथ चेक कर सकते हैं, मतलब जितना स्ट्रेस अप्लाई किया उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ उस मटेरियल में या उस बॉडी में। अब ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास है प्रोपोर्शनल पॉइंट या प्रोपोर्शनल लिमिट। इस प्रोपोर्शनल लिमिट की जो स्टेटमेंट है वो आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखी हुई है, आप उसको बुक से रीड आउट कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास टेंसाइल टेस्ट का जो डिवाइस है, टेंसाइल टेस्ट की जो डिवाइस है, ये हमें मज़ीद भी कुछ रिज़ल्ट देती है। उन रिज़ल्ट्स को भी हम लोग डिटेल से देखते हैं कि वो रिज़ल्ट्स क्या हैं। अब देखें, जब आप इस ख़ास पॉइंट के बाद जो कि प्रोपोर्शनल पॉइंट है, इसके बाद आप मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उस बॉडी पर, तो आप देखें कि फिर वो प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं रहती। इस ग्राफ को या इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, बल्कि ये लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड पाथ बना लेती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मटेरियल पर जब आप प्रोपोर्शनल लिमिट से मज़ीद थोड़ा सी फोर्स लगाएंगे या उस पर मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो अब क्या होगा कि अब थोड़ी सी भी फोर्स लगाने से इस डायरेक्शन में स्ट्रेस ज़्यादा होना है, तो इट मीन्स कि आप थोड़ा सा भी मज़ीद ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये देखें, स्ट्रेन इतना प्रोड्यूस हो गया है। तो स्ट्रेस आप थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि यहाँ तक बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट में रहती है। इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, यानी कि बॉडी, अगर आप यहाँ तक आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और अचानक से आपने यहाँ से स्ट्रेस को रिमूव कर दिया है, तो जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, बॉडी ने अपनी ओरिजिनल स्टेट हासिल कर लेनी है, क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट में रहती है, इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक पॉइंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा ई के साथ। ठीक है, स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसको सिग्मा ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और याद रखना है कि इस पॉइंट का एक और नाम भी होता है जिसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। यील्ड पॉइंट या फिर यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इस यील्ड पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशंस या स्टेटमेंट्स आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखी हुई हैं। आपने इनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, और अच्छी तरह से रीड आउट करने के बाद मज़ीद आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने टीचर के साथ यानी कि मेरे साथ आपने डिस्कस करनी है। अब देखें, अब इस पॉइंट के बाद ये जो हमारे पास इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट है, इस पॉइंट के बाद ग्राफ मज़ीद आगे जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब है कि ये ग्राफ आगे हमने जो इसको मज़ीद आगे इंक्रीज़ किया है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब आप मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करते हैं मटेरियल पर, तो वो मटेरियल परमानेंटली फिर डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो अपनी दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है सिग्मा एम के साथ। और यहाँ पर बॉडी जो है वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है। क्या होता है? बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है, परमानेंट डिफॉर्म। ठीक है, तो बॉडी इस पॉइंट पर जहाँ पर ये परमानेंट डिफॉर्म होती है, इस पॉइंट का एक और नाम भी है, और वो नाम है UTS, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की भी जो स्टेटमेंट है वो आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखी हुई है। आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है और इसको आपने पढ़ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अब मज़ीद ये ग्राफ इस UTS पॉइंट के बाद या परमानेंट डिफॉर्मेशन वाले पॉइंट के बाद मज़ीद आगे इस तरह से आगे एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? जो इस तरह से एक्सटेंड हो रहा है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि अगर आप इस UTS पॉइंट या वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी ने परमानेंट डिफॉर्म हो जाना है, आप अगर उस पॉइंट से मज़ीद आगे फोर्स इन लगाते हैं, उस मटेरियल पर मज़ीद फोर्स लगाते हैं, तो वो मटेरियल जो है टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट को फ्रैक्चर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर स्ट्रेस, और इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम है ब्रेकिंग फोर्स का। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? ब्रेकिंग फोर्स, क्योंकि ये अब वो वाली फोर्स है
जो आपने इस पॉइंट के बाद अप्लाई की और बॉडी क्या हो गई, टूट गई, तो इसको इसलिए हम लोग ब्रेकिंग फोर्स का नाम भी देते हैं। तो एक बात आपको मैं एंटी टेस्ट या MCQs के हवाले से भी बता देता हूँ कि ये जो ब्रेकिंग फोर्स होती है, ये ब्रेकिंग फोर्स इंडिपेंडेंट होती है लेंथ के, यानी कि अगर दो बॉडीज़ हैं हमारे पास या दो मटेरियल्स हैं और वो सेम मटेरियल्स हैं, यानी कि एक ही जो सब्सटेंस है वो सेम मटेरियल से बनी हुई है और वो उनकी लेंथ डिफरेंट है, तो अगर आप उनको इक्वल फोर्स के साथ यानी कि प्रॉपर मेथड अप्लाई करके उनको इक्वल फोर्स के साथ तोड़ते हैं तो वो बॉडीज़ जो हैं वो इक्वल फोर्स के साथ टूट जाएंगी। तो ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती जो ब्रेकिंग फोर्स होती है, लेकिन शर्त ये है कि आपने उसके लिए प्रॉपर मेथड यूज़ करना है। अच्छा, एक और बात कि जो ब्रेकिंग फोर्स होती है ये डिपेंड करती है एरिया पर, ठीक है, एरिया पर डिपेंड करती है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती लेकिन एरिया पर डिपेंड करती है। एरिया पर डिपेंड करने का मतलब क्या है? एरिया पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि लेट से अगर मेरे पास एक वायर है जो कि थिन है, ठीक है, पतली वायर है, और अगर आप उसको तोड़ते हैं, उस पर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो लेट से कि टूट जाती है। एक आपके पास थिक वायर है, ठीक है, जो कि मतलब एक मजबूत वायर है, मोटी वायर है, जब आप उसको तोड़ेंगे तो आपको उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो ब्रेकिंग फोर्स है ये एरिया पर डिपेंड करती है लेकिन लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, तो इस बात को भी आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। अच्छा, ये जो फ्रैक्चर स्ट्रेस होता है इसकी स्टेटमेंट क्या है या इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, वो भी आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखी हुई है, आपने इसको भी रीड आउट कर लेना है। अच्छा, अब एक बात आपने आपकी बुक में मज़ीद कुछ बातें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट बातें, वो भी आपने समझनी है। वो क्या है? अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया है या ये जो रीजन है हमारे पास, ये रीजन इलास्टिक रीजन है, ठीक है। यहाँ तक बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकती है जब भी आप उस बॉडी में से स्ट्रेस को रिमूव करवाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन है। तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं कि वो इलास्टिक रीजन के अंदर ही टूट जाती हैं, ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ग्लास, ठीक है। ये जो ग्लास होता है आप इस पर अगर थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस पर जब आप इसको इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक रीजन के अंदर रहते हुए इसको जब आप हिट करेंगे, थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो ग्लास आपको पता है कि टूट जाता है। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो इलास्टिक रीजन के अंदर ही टूट जाती हैं, ब्रेक आउट हो जाती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस को ब्रिटल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। और इस ब्रिटल सब्सटेंसेस की जो स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है वो भी आपकी बुक के एंड में कुछ इस तरह से लिखी हुई है, तो आपने इसको भी रीड आउट कर लेना है और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब देखें, हमारे पास एक और रीजन भी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन जो कि था UTS रीजन, यहाँ पर UTS पॉइंट था, इस रीजन को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? उसी प्लास्टिसिटी से ये वर्ड निकला है प्लास्टिक, और इस रीजन को हम लोग कहेंगे प्लास्टिक रीजन, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिक रीजन है मैंने बोला कि प्लास्टिसिटी से निकला है, और प्लास्टिसिटी क्या होती है ये भी आपकी बुक ने प्लास्टिसिटी की भी डेफिनेशन या स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी है, आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है और इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो प्लास्टिसिटी से निकला है प्लास्टिक, और प्लास्टिक रीजन ये वाला रीजन है, ठीक है। अब इस प्लास्टिक रीजन के अंदर जो बॉडीज़ डिफॉर्म होती हैं या टूटती हैं उन बॉडीज़ को कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। क्या कहते हैं उनको? उनको बोलते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। और ये जो डक्टाइल सब्सटेंसेस होती हैं, इन इस तरह से डक्टाइल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। ये जो डक्टाइल सब्सटेंसेस होती हैं, इन डक्टाइल सब्सटेंसेस की क्या एग्जांपल है? इन डक्टाइल सब्सटेंसेस की सबसे बड़ी एग्जांपल आयरन है, इसके अलावा कॉपर भी है, ठीक है। ये इस रीजन तक, यानी कि जो UTS रीजन है
इस रीजन तक एग्जिस्ट करती हैं, उससे पहले ये नहीं टूटती, बल्कि जब आपने इस यूटीएस के बाद जब इन पर फोर्स लगाएंगे तो उसके बाद ये ब्रेक हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ को डिटेल से डिस्कस किया और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को भी हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।